शकुंतला और रघु दोनों की शादी को 5 साल बीत चुके हैं, पर अभी तक उनकी एक भी संतान नहीं है। दोनों ही वन विभाग में काम करते हैं और पेड़ पौधों से बहुत प्यार करते हैं। हमारी शादी को 5 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है और अभी तक हम निसंतान हैं। मुझे तो अब उम्मीद भी नहीं है कि हमारी कभी संतान हो पाएगी। हमने अपनी पूरी जिंदगी पेड़ पौधे उगाने में लगा दी, तो क्या वो पेड़ पौधे जो हमने उगाए हैं वो हमारी संतान नहीं है? ऐसी बात नहीं है, पर हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला भी कोई तो होना चाहिए ना। अब ये तो ईश्वर के हाथों में है। अगर वो हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे तो जल्दी ही हमें भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। चलो आज काम पर जाने से पहले मंदिर जाते हैं। रघु और शकुंतला दोनों मंदिर जाते हैं। पूजा करने के बाद ये दोनों अपने काम पर निकल जाते हैं। जैसे ही ये दोनों जंगल पहुंचते हैं, इनको एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखो, वहां पर किसी ने बच्चा रखा है। रघु पास जाता है तो देखता है कि किसी ने एक कपड़े में एक छोटी बच्ची को लपेटकर रखा हुआ है। पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, इस फूल जैसी प्यारी बच्ची को जंगल में छोड़कर चले गए। रघु बच्ची को उठाता है तो देखता है कि उसके पैर नहीं हैं। अच्छा, तो ये बच्ची अपाहिज है, इसीलिए इसके माता पिता ने इसे यहाँ छोड़ दिया। जैसी भी हो, आज के बाद ये हमारी बेटी है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, इसीलिए ये फूल सी प्यारी बेटी हमको मिली है। रघु और शकुंतला उस बच्ची को अपने घर ले जाते हैं और बड़े ही प्यार और दुलार के साथ उसका पालन पोषण करते हैं। अच्छा सुनो, इसका नाम क्या रखेंगे? राधा नाम कैसा रहेगा? बहुत अच्छा नाम है। रघु उसके लिए एक व्हील चेयर लाता है। ये लो, आज के बाद हमारी बेटी इस चेयर पर बैठेगी। ये आपने अच्छा किया, नहीं तो इस बेचारी को चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। अब धीरे धीरे राधा बड़ी होने लगी और रघु उसको स्कूल भेजने की बजाय घर पर ही पढ़ाने लगा। पापा, मेरे पैर क्यों नहीं है? बेटा, तुम्हें भगवान ने ऐसा ही बनाया है, पर तुम चिंता मत करो, हम दोनों तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तकलीफ तो मैं आपको देती हूँ पापा। आप दोनों को मेरी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है बेटी, माँ बाप अपने बच्चों के लिए तकलीफें नहीं सहेंगे तो कौन सहेगा? और तुम तो बिल्कुल फूल जैसी हो मेरी राधा बेटी, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब राधा बड़ी हो गई थी, इसीलिए अब रघु और शकुंतला दोनों काम पर जाते तो राधा अकेले ही घर में रहती। उसे पेंटिंग का बहुत शौक था, इसीलिए वो हमेशा नई नई पेंटिंग बनाती रहती और अपाहिज होने के बावजूद भी वो घर का छोटा मोटा काम कर लेती। मैं कभी भी अपने मम्मी पापा को ये एहसास नहीं होने दूंगी कि उनकी बेटी अपाहिज है और उनके ऊपर बोझ बनकर रह रही है। राधा से जितना हो सकता वो उतना काम करती थी, जिसके लिए रघु कभी कभी उसको डांट भी देता था। राधा बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम घर के इतने सारे काम मत किया करो, और वैसे भी अब हम दोनों रिटायर हो चुके हैं, अब से सारे काम हम खुद ही करेंगे। बूढ़े होने की वजह से रघु और शकुंतला दोनों नौकरी से रिटायर हो चुके थे। अब दोनों के पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं था। अब तो हम दोनों रिटायर हो चुके हैं, बिना नौकरी के घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। जल्दी ही रघु के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और उसको घर के खर्चे चलाने में बहुत दिक्कत होती है। पापा, अगर मैं अपाहिज नहीं होती तो कोई नौकरी करती जिससे आपको इतनी परेशानी नहीं होती, पर अब मैं घर से ही अपना कोई काम शुरू करूंगी जिससे कुछ पैसे कमा सकूं। बेटा, मेरी नजर में तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसे हम घर से भी कर सकते हैं, पर हाँ, पेड़ पौधों के साथ जिंदगी बिताने से मुझे कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जरूर पता है। क्या आप मुझे जंगल ले जाकर जड़ी बूटियों की जानकारी दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। रघु राधा को व्हील चेयर पर अपने साथ जंगल ले जाता है और उसको जड़ी बूटियों के बारे में बताने लगता है। ये मेहंदी का पेड़ है बेटा, पुराने जमाने में
लोग पेड़ों से ही मेहंदी निकालकर पत्थर पर पीसते थे। इसका रंग एक बार हाथों पर चढ़ जाए तो बहुत समय तक उतरता नहीं है। इसीलिए पुराने जमाने में रानियां इसी पेड़ की मेहंदी लगाती थीं। राधा उस पेड़ से कुछ मेहंदी निकालती है और घर लेकर आती है। घर में शकुंतला इस मेहंदी को पत्थर पर पीसकर बारीक कर देती है और घर के बाहर राधा मेहंदी नाम का एक बोर्ड लगाती है, जिसे देखकर एक लड़की राधा से मेहंदी लगवाने आती है। अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, क्या तुम मुझे मेहंदी लगा सकती हो? हाँ, बैठ जाइए, मैं आपको अभी मेहंदी लगा देती हूँ। नहीं, अभी से लगा दोगी तो वो अगले हफ्ते तक मिट जाएगी। मैं तो आज सिर्फ पूछने आई थी। आप चिंता मत कीजिए, हमारी मेहंदी बाकी मेहंदियों की तरह कुछ दिनों में नहीं उतरती है, बल्कि ये तो कई महीनों तक अपना रंग नहीं छोड़ती। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम मेरे हाथों पर कोई प्यारा सा डिजाइन बना दो। राधा एक कटोरे में मेहंदी निकालती है और एक तीली की मदद से उस लड़की के हाथों पर मेहंदी लगाना शुरू करती है। राधा बड़ी ही सावधानी से उस लड़की के हाथों पर मेहंदी लगाती है। लड़की को भी राधा की लगाई हुई मेहंदी बहुत पसंद आती है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो। ये वाला डिजाइन तो मेरी सभी दोस्तों को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था, इसलिए मुझे नए नए डिजाइन बनाना आता है। तुम्हारे डिजाइन सच में बहुत प्यारे हैं। मैं अपनी सारी दोस्तों को तुम्हारे पास मेहंदी लगाने के लिए भेजूंगी। मेहंदी लगवाने के बाद वो लड़की पैसे देकर चली जाती है। अपनी पहली कमाई देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है। ये लीजिए पापा, मेरी पहली कमाई। देखो, आज मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, अपने पैसों से घर का खर्चा चलाने लगी है। राधा के डिजाइन और उसके गहरे रंग वाली मेहंदी के बारे में पता चलने पर बहुत सारी लड़कियां राधा से मेहंदी लगवाने के लिए आती हैं। देखते ही देखते राधा पूरे शहर में राधा मेहंदी वाली के नाम से फेमस हो जाती है। पापा, मैं सोच रही थी कि जो लड़कियां मेरी तरह अपाहिज हैं, उन्हें भी अपने साथ काम पर रख लूं। वैसे भी काम बहुत बढ़ गया है, मैं अकेले सारा काम संभाल नहीं सकती और सभी अपाहिज लड़कियां अपने परिवार के लिए काम करके सहारा भी बन जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी सोच है बेटी तुम्हारी। भगवान तुम्हें और उन सभी लड़कियों को बहुत तरक्की देगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और हाँ, जंगल में मेहंदी के और भी पेड़ हैं। जब काम बढ़ेगा तो तुम्हें ज्यादा मेहंदी की जरूरत पड़ेगी। रघु राधा को बाकी मेहंदियों के पेड़ दिखाता है। राधा अपाहिज लड़कियों को अपने साथ काम पर रखकर एक बड़ा मेहंदी पार्लर खोल लेती है और सभी अपाहिज लड़कियों का सहारा बन जाती है। भीमगौरा नाम का एक गांव था। गांव के लोग छोटे मोटे व्यापार करके अपना घर चलाया करते थे। कोई छोटी छोटी टोकरी बनाकर बेचा करता तो कोई छोटी छोटी चटाई। एक तुम ही हो गया पाल, जो पूरे गांव में अमीर हो। जब भी कहीं ब्याह या कोई भी कार्यक्रम होता है तो तुम्हारी बनाई मेहंदी तो बिकती ही है। क्या राम दुलार भाई, क्यों मेरे अच्छे कामों पर अपनी नजर लगा रहे हो? तुम भी मेहनत और लगन से काम करो, तुम्हारा भी चने का व्यापार चल जाएगा। अरे गया पाल भाई, तुम तो गुस्सा हो गए। मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम हो ही परपंची। जब तक दूसरे के घरों में ताक झाक ना कर लो ना, तब तक तुम्हारे पेट का खाना हजम नहीं होता। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैं तुमसे दोबारा आकर मिलूंगा। राम दुलार वहाँ से चिढ़कर चला गया और जाकर गांव के चौराहे पर समय बर्बाद करने लगा। उतने में ही वहाँ से बाजार से रेणुका आई, जिसे देखकर राम दुलार उससे पूछने लगा। अरे रेणुका, बाजार से क्या लेकर आ रही हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं बाजार से समोसा लेकर आ रही हूँ, लो एक तुम भी खा लो। तभी मैं सोचूं कि मुझे जानी पहचानी खुशबू क्यों आ रही है। समोसे के पीछे जरूर कोई खास बात होगी। अब खास बात तो नहीं है, इसीलिए मैंने बस 4 ही समोसा लिए और एक तुम्हें दे दिया। तुम किसी से कहना मत। मैं किसी से नहीं बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राम दुलार अपने हरकतों से बाज नहीं आया। रेणुका के समोसे वाली खबर उसने सभी को बता दी। रेणुका के घर पहुंचने से पहले ही गांव वालों ने उसे घेर लिया। मैंने सुना तुम अपने घर में समोसे लेकर आई हो।
हमें नहीं दोगी? अकेले हजम नहीं होगा। हाँ हाँ, तुम भी ले लो। अब मेरे पास केवल 2 ही बचे हैं। तब तक रेणुका के पास एक बच्चा आ गया। रेणुका दीदी, मुझे भी समोसा दीजिए ना। ये लो, ठूस लो। रामदुलार इतना परपंची था कि किसी के भी घर में कुछ भी हो, वो रहस्य पूरे गांव के लोगों में पहुंचा दिया करता था। इसी के चलते गांव वालों ने सरपंच को बुलाया। सही कहा है गांव वालों ने, तुम हमेशा ऐसी हरकत करते हो। तुम्हारे प्रपंची स्वभाव की वजह से लोगों को कितनी तकलीफें हुई हैं। कोई सुख की रोटी खा ही नहीं पाता है। मेरी कोई गलती नहीं है सरपंच जी, मैं तो बस सबसे यूं ही बातें किया करता हूँ। मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से ये हाल हो जाएगा। उस दिन तुमने एक ब्याह में बैठकर इतना प्रपंच किया कि दूल्हे का फूफा अब भी नाराज है। मैं कुछ समझा नहीं। दूल्हे के फूफा का मुंह अब तक फुला हुआ है क्योंकि रामदुलार उन्हें जाकर कहने लगा कि अब तुम्हारी इज्जत बिल्कुल नहीं होगी। नया दूल्हा आ गया है, अब ये तुम्हें पानी भी नहीं देंगे। फिर क्या था, फूफा आज भी मुंह फुलाए बैठा हुआ है। बस बस, मैंने निर्णय ले लिया है। रामदुलार को गांव के बाहर पूरे 1 साल तक रहना होगा। अपनी आदतें सुधार कर आना होगा। अगर 1 साल में अपनी आदतें वो नहीं सुधार पाया तो उसे इस गांव में आने नहीं दिया जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ भटकूंगा? हे भगवान! अपने परपंची हाल के बदले वो रास्ते पर आ गया। तभी उसे गयापाल कुछ गाय और कुछ बच्चों के साथ नजर आया। अरे गयापाल भाई, आज फिर चराने ले जा रहे हो अपने पशुओं को? क्या बात है, बड़े हिष्ट पुष्ट गायें हैं तुम्हारी। तुम अब तक बाज नहीं आए ना? सरपंच साहब ने तुम्हें सजा भी सुना दी तब भी, और मेरे पशुओं को नजर मत लगाओ। कैसा चल रहा है तुम्हारा मेहंदी का कारोबार? मैंने भी सोचा है कि मैं भी अब से मेहंदी बनाऊंगा। वो सारे गुण मुझ में भी हैं, लेकिन हम एक ही गांव के हैं, इसी वजह से मैंने ये काम शुरू नहीं किया। हाँ तो कोई बात नहीं, अब कर लो। भला गांव के बाहर आकर तुमसे मेहंदी लेगा कौन? रामदुलार संकोच में पड़ चुका था और खुद मेहंदी के व्यापार करने के लिए पैसे इकट्ठे करने लगा। दूसरे गांव में जाकर कभी किसी के घर में काम कर लिया करता। मैं कितना भी काम कर लूं, मेहंदी बनाने का सामान मेरे पास जमा हो ही नहीं रहा। पूरे 2 महीने हो चुके हैं, मैंने पेट भर खाना भी नहीं खाया। कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं खुद ही मेहंदी बन जाऊंगा। रामदुलार अकेलेपन की वजह से बेहद परेशान हो चुका था, इसलिए उसने एक गाय पाल ली और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल किया करता। एक दिन ये गाय तो इतने सारे गोबर दे रही है। ओह, इनके कितने उपले बनाऊं? बना बनाकर थक गया हूँ। मुझे कुछ और उपाय देखना होगा। मैं इन गोबर से मेहंदी भी तो बना सकता हूँ। मुझे गयापाल के पास जाना होगा। रामदुलार गयापाल के घर रात को चुपके चुपके चला गया और वहां जाकर उसने देखा कि गयापाल मेहंदी में चुपके से कुछ तो मिलावट का सामान मिला रहा था। इन मेहंदियों में केमिकल मिल गया है। इसे लगाते ही इसकी खुशबू से सब बेहोश हो जाएंगे। तब मैं उनके सारे गहने, पैसे, सारे कीमती सामान उनके घरों से चोरी कर लूंगा। और आजकल फैशन के नाम पर लड़के और बुजुर्ग भी तो मेहंदी लगाते हैं। ये बात सुनकर रामदुलार के होश ही उड़ गए। गयापाल अपने ही गांव में चोरी और चकारी करने के बारे में सोच रहा था। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। ये सरासर अन्याय है। आखिर कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उन मेहंदियों को गोबर के मेहंदियों से बदल दूंगा। और रामदुलार ने ठीक वैसा ही किया। गयापाल की केमिकल नशीली दवाई वाली मेहंदी को गोबर की मेहंदी से बदल दिया। इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं थी। गयापाल लोगों के बेहोश होने का इंतजार कर ही रहा था। ओफो, ये क्या मेहंदी दे दी है? इसमें से तो गोबर की बू आ रही है। मेरी शादी में क्या अब मैं गोबर हाथ में लगा के घूमूंगी? हाँ, मैंने तो बस मेहंदी से अपना नाम लिखा और देखो पूरे शरीर से गोबर की बू आ रही है। ये तुमने आखिर क्या कर दिया है? गयापाल, कहाँ है गयापाल? लोगों ने गयापाल को ढूंढना शुरू किया। गयापाल हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, ये सब कैसे हो सकता है? नशीली मेहंदी गोबर की मेहंदी कैसे बन सकती है? और ये क्या, ये सब बेहोश क्यों नहीं हो रहे हैं?
और तब वहाँ राम दुलार अपना बनाया हुआ असली मेहंदी लेकर आता है और गांव वालों से गयापाल की चोरी और नशीली मेहंदी की बात बता देता है। इसीलिए मैं अब ये असली मेहंदी आप सबके लिए लेकर आया हूँ। ये आपके हाथ में चढ़ेगा भी और आपके हाथ सुरक्षित भी रहेंगे। वो सब तो होते रहेगा, गयापाल को सजा मिलनी ही चाहिए। आप सब उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने सारे सबूत पुलिस वालों को दे दिए हैं, वो बस यहाँ पर आती ही होगी। तुम आखिर गांव वालों के इतने सगे कैसे बन रहे हो? इन्हीं गांव वालों ने मिलकर तुम्हें गांव से बाहर निकाला था, भूल गए? पुलिस उसे आकर लेकर चली गई। तब राम दुलार ने उन्हें अपनी बनाई हुई मेहंदी दे दी, जिसे सबने हाथों पर लगाया। धन्यवाद राम दुलार भैया, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? ये मेहंदी वाकई बड़ी खुशबूदार और अच्छी है। हाँ हाँ, मेरी बेटी बड़ी खुश है। जैसे ही लोगों ने इतना कहा, सबकी हाथों की मेहंदी सोने की हो गई और उतने में ही वहाँ पर गौ माता प्रकट हो गई और कहने लगी, वत्स, तुम्हारे गौ पशुओं के प्यार के लिए मैंने तुम्हें एक आशीर्वाद दिया है। तुम अब से जितनी भी मेहंदी बनाओगे वो सोने की हो जाएगी और तुम्हारा परपंच करना भी समाप्त हो जाएगा। मैं आपके दर्शन पाकर खुश हो गया माता, खुश हो गया। आपका लाख लाख शुक्र है। और क्या था, राम दुलार जितनी भी मेहंदी बनाता सब की सब सोने की हो जाती। अब वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा।